नमस्कार। नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी पैटर्न पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। एक है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब डीपीडी और दूसरा है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एचपीडी। हाँ, और ये जो हमारी चर्चा है ये MPC 11 ब्लॉक 5 यूनिट 3 की जानकारी पर आधारित होगी। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि हम समझें कि इन दोनों स्थितियों की खास बातें क्या हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इलाज कैसे होता है। और हाँ, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं ये भी समझना जरूरी है। सही कहा। क्योंकि एक तरफ तो कोई है जो दूसरों पर पूरी तरह निर्भर है और दूसरी तरफ कोई है जो बहुत नाटकीय है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। हाँ, काफी बड़ा अंतर है। काफी बड़ा अंतर है। एक खुद को पीछे रखता है, दूसरा बिल्कुल सामने आना चाहता है। तो चलिए पहले डीपीडी से ही शुरू करते हैं, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसका एक पुराना नाम भी था शायद। हाँ, पहले इसे एस्थेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते थे। अच्छा, सुनने में लगता है कि बस निर्भर होना, पर ये उससे कहीं ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी मतलब फैली हुई मनोवैज्ञानिक निर्भरता है दूसरों पर। इसका असर उनकी सोच, उनके एहसास, उनके व्यवहार सब पर पड़ता है। असल बात यह है कि ऐसे लोगों को ना अपनी समझ, अपनी काबिलियत पर भरोसा बहुत ही कम होता है। तो मतलब वो खुद फैसले लेने से कतराते हैं या कोई नया काम शुरू नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि वो अकेले कुछ कर ही नहीं सकते। उन्हें हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत महसूस होती है। ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक मजबूत पैटर्न बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत दब्बू से लगते हैं। हाँ। हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपनी जरूरतें, अपने विचार सब दबा देते हैं। तो फिर जब प्रोफेशनल्स इसे डायग्नोस करते हैं तो किन खास लक्षणों पर ध्यान देते हैं? देखिए, सबसे मुख्य लक्षण तो है देखभाल पाने की एक बहुत तीव्र मतलब जरूरत से ज्यादा इच्छा, जो BSM है यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। उसके चौथे संस्करण में कुछ मानदंड दिए गए हैं। सारे याद रखने की जरूरत नहीं, पर उनका सार समझना अहम है। हाँ, सार क्या है उनका? मुख्य बातें क्या है? मूल रूप से देखें तो पहली बात, रोजमर्रा के छोटे मोटे फैसले लेने के लिए भी दूसरों से बहुत ज्यादा सलाह और आश्वासन मांगना। अच्छा। दूसरी बात, अपनी उम्र के हिसाब से जो जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए वो दूसरों पर डाल देना। जैसे मान लीजिए कॉलेज कौन सा चुनना है, ये पूरी तरह माँ बाप पर छोड़ दिया। तीसरी चीज, अगर किसी बात पर असहमत हैं भी तो कहेंगे नहीं, डरते हैं कि कहीं सामने वाला साथ न छोड़ दे। और चौथी, खुद पर भरोसे की इतनी कमी कि अकेले कोई प्रोजेक्ट या काम शुरू ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उनमें हुनर नहीं है या एनर्जी नहीं है, बस वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। और वो अकेले रहने वाला डर, उसका क्या? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले होने पर बहुत ज्यादा असहज महसूस करना, लाचार महसूस करना। उन्हें डर लगता है कि वो अपना ख्याल रख ही नहीं सकते। और अगर कोई करीबी रिश्ता टूट जाए तो फौरन किसी दूसरे सहारे की तलाश में लग जाते हैं। ये डर क्या वास्तविक होता है? अक्सर नहीं, ये जरूरत से ज्यादा और अवास्तविक होता है। WHO की जो ICD-10 लिस्ट है उसमें भी कमोबेश यही बातें हैं। मतलब निचोड़ वही है, दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता और अकेले रह जाने का गहरा डर। ये होता क्यों है आखिर? इसके पीछे के कारण क्या समझे जाते हैं? देखिए, कोई एक सीधा साधा कारण तो नहीं पता चला है, पर माना जाता है कि इसमें परवरिश का बड़ा हाथ है। परवरिश? हाँ, और शायद कुछ जैविक कारक भी हो सकते हैं। जैसे अगर बचपन में माता पिता बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे, मतलब सत्तावादी, अथॉरिटेरियन जिसे कहते हैं। हाँ, या फिर जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव थे, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव। अच्छा। तो बच्चे में ये निर्भरता वाली आदतें पनप सकती हैं। मतलब बच्चे को कभी खुद कुछ करने ही नहीं दिया गया। हाँ, या फिर जब भी उसने कोशिश की तो उसे डांट दिया या उसकी आलोचना की, और जब कहना माना तो खूब तारीफ मिली। तो बच्चा सीख लेता है कि सेफ रहने के लिए निर्भर रहना ही ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बचपन में सुरक्षित, भरोसे वाले रिश्ते नहीं मिले, माँ के साथ या केयर गिवर्स के साथ जुड़ाव ठीक नहीं रहा, या फिर मान लीजिए स्कूल वगैरह में मजाक उड़ा, अपमान हुआ, तो भी खुद पर भरोसे की नींव कमजोर पड़ जाती है। और फिर वो लाचारी जैसा दिखाते हैं ताकि दूसरे ध्यान दें और मदद करें। हाँ, ये एक तरह का सीखा हुआ व्यवहार बन जाता है। वो अनजाने में ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे दूसरों को उनकी देखभाल करने का मन करे। और फिर ये चक्र चलता रहता है। तो फिर इसका इलाज, ये तो बड़ा मुश्किल लगता होगा, क्योंकि निर्भरता तो प्रॉब्लम का हिस्सा है ना। हाँ, ये एक चुनौती तो है ही। इलाज का जो मुख्य तरीका है वो है साइकोथेरेपी, मतलब बातचीत के जरिए इलाज। अच्छा, इसमें फोकस होता है व्यक्ति की चिंता को कम करने पर, उसे अपनी बात कहना सिखाने पर, जिसे असर्टिवनेस कहते हैं ना। हाँ, दृढ़ता। हाँ, वो। और फैसले लेने की जो काबिलियत है उसे बेहतर बनाने पर।
कौन सी थेरेपी ज्यादा कारगर होती है इसमें? अक्सर वो थेरेपी ज्यादा असरदार होती है जो व्यक्ति की मौजूदा जिंदगी की जो दिक्कतें हैं उनके ठोस हल ढूंढने पर ध्यान दे। मतलब प्रॉब्लम फोकस। हाँ, लंबी चलने वाली थेरेपी में कई बार ये खतरा रहता है कि मरीज थेरेपिस्ट पर ही निर्भर हो जाए। ओ, ये भी है। इसलिए कम समय की लक्ष्य पर केंद्रित थेरेपी बेहतर मानी जाती है। इसमें सोच और व्यवहार दोनों पर काम होता होगा। बिल्कुल। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी इसमें काफी मददगार है। सीबीटी व्यक्ति को उसकी जो गलत धारणाएं हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेले रहना बहुत खतरनाक है, इनको पहचानने और चुनौती देने में मदद करती है। और असर्टिवनेस ट्रेनिंग। हाँ, वो सिखाती है कि कैसे अपनी जरूरतें बतानी है बिना डरे या बिना गुस्सा हुए। ग्रुप थेरेपी भी अच्छी हो सकती है, पर ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति ग्रुप में भी नए निर्भरता वाले रिश्ते ना बना ले। और अगर पहले से ही कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो सही नहीं हैं, अनहेल्दी हैं, उन पर काम करना जरूरी होता है। लेकिन अक्सर थेरेपी में थोड़ा बाद में करते हैं, जब व्यक्ति थोड़ा मजबूत महसूस करने लगता है। थेरेपी खत्म करना भी इसमें एक अहम पड़ाव होता है। अगर व्यक्ति पूरी तरह आत्मनिर्भर ना भी बन पाए तो भी ये पूरी तरह विफलता नहीं है। हो सकता है उसका लक्ष्य शुरू से ही पूरी तरह बदलना नहीं था, बस अपनी कुछ खास मुश्किलों का हल ढूंढना था। समझ गए। ठीक है, ये तो हुई डीपीडी की बात। अब आते हैं दूसरे डिसऑर्डर पर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एचपीडी। ये तो डीपीडी से एकदम अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल अलग तस्वीर है। जहां डीपीडी वाले खुद को समेट लेते हैं, एचपीडी वाले तो बिल्कुल सेंटर स्टेज चाहते हैं। सही कहा। एचपीडी का जो मुख्य पैटर्न है वो है लगातार ध्यान खींचने की कोशिश करना और बहुत ज्यादा नाटकीय या भावनात्मक व्यवहार दिखाना। ये पैटर्न भी आमतौर पर जवानी की शुरुआत में ही दिखने लगता है और अलग-अलग सिचुएशन में नजर आता है। हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा भावुक, आकर्षक, ऊर्जा से भरे हुए, यहाँ तक कि चालाक, मोहक और आवेगी भी हो सकते हैं। हाँ, उनकी पर्सनैलिटी बहुत रंगीन, बहुत नाटकीय लगती है। वो अक्सर अपनी बाहरी दिखावट पर बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा। हाँ, और अपनी भावनाओं को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जैसे किसी से मिले नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मजोशी दिखा दी, या कोई दुखद फिल्म देख रहे हैं तो बेतहाशा रोने लगे। मतलब भावनाओं का प्रदर्शन बहुत ज्यादा। हाँ, और मकसद होता है लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। इसे भी डीएसएम में क्लस्टर बी में रखा गया है, जहां एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, नार्सिसिस्टिक जैसे डिसऑर्डर है। तो एचपीडी में ध्यान खींचने के अलावा और क्या खास पैटर्न दिखते हैं? सबसे जरूरी बात तो यही है कि अगर वो ध्यान का केंद्र ना हो तो उन्हें बहुत बेचैनी होती है। अच्छा। इसके अलावा कई और पैटर्न हैं, जैसे दूसरों से बातचीत में अनुचित रूप से यौन, मोहक या उत्तेजक व्यवहार दिखाना। उनकी भावनाएं अक्सर उथली होती हैं। उथली मतलब गहरी या टिकाऊ नहीं लगती, तेजी से बदलती हैं। आज बहुत खुश, कल एकदम दुखी, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। वे अपनी शारीरिक बनावट का इस्तेमाल करते हैं ध्यान खींचने के लिए। उनकी बातें अक्सर बड़ी बड़ी नाटकीय होती हैं, पर उनमें गहराई या डिटेल्स की कमी होती है। और वे आसानी से दूसरों की बातों या माहौल से प्रभावित हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सजेस्टिव होते हैं। अच्छा। और एक और बात, वो अक्सर रिश्तों को असलियत से ज्यादा करीबी समझ बैठते हैं। ICD-10 में भी इन्हीं बातों पर जोर है। तो ये तो हुए क्लिनिकल लक्षण। इनके अलावा उनके व्यवहार और सोच में और क्या खास होता है? वे काफी जीवंत, बहेमुठी व्यक्त सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा, मकसद ध्यान पाना होता है। हाँ। उनकी बातचीत का तरीका नाटकीय तो होता है, पर अक्सर अस्पष्ट होता है। उनकी सोच को इम्प्रेशनिस्टिक या प्रभाववादी कहते हैं। इम्प्रेशनिस्टिक वो क्या होता है? मतलब वो चीजों को बारीकी से नहीं देखते, मोटे तौर पर देखते हैं, या तो सब बहुत अच्छा या सब बहुत बुरा। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। सामाजिक तौर पर कैसे होते हैं ये लोग? रिश्ते कैसे निभाते हैं? उनके सोशल स्किल्स अक्सर अच्छे होते हैं, लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं दूसरों को साधने और ध्यान खींचने के लिए। रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। वो अपने आकर्षक व्यवहार और भावनाओं के जरिए साथी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन साथ ही उनमें निर्भरता भी काफी दिख सकती है। सेक्सुअल एडजस्टमेंट में भी अक्सर दिक्कतें आती हैं। रिश्तों में आने वाली मुश्किलें या नाकामियां झेलना उनके लिए कठिन होता है। और वो खुद को कैसे देखते हैं? उन्हें अक्सर आत्मकेंद्रित, दिखावा करने वाला माना जाता है। हाँ। उनका जो आत्मसम्मान है वो इस पर टिका होता है कि दूसरे उन्हें कितना पसंद करते हैं, उनकी कितनी तारीफ करते हैं। अपनी अंदरूनी काबिलियत से ज्यादा दूसरों की मंजूरी जरूरी होती है। उनमें लगातार ध्यान पाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। और एक बात और, जिन लोगों ने बचपन में गंभीर ट्रॉमा झेला हो,
उनमें एचपीडी और दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये भी बचपन के अनुभवों से जुड़ा है, जैसे डीपीडी में था? हाँ, इसमें भी कोई एक सीधा कारण नहीं है। माना जाता है कि इसमें सीखे हुए व्यवहार और कुछ हद तक आनुवांशिक प्रवृत्ति दोनों का रोल है। अच्छा, जेनेटिक भी? हाँ, अगर परिवार में किसी को ये पैटर्न रहा हो तो बच्चे में भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जेनेटिक भी हो सकता है या बच्चा बस देख के सीख गया हो। और परवरिश का क्या रोल है? कुछ थ्योरीज ये मानती हैं कि अगर बचपन में बच्चे की जरूरतें या भावनाएं नजरअंदाज हुई और उसे सिर्फ खास तरह का नाटकीय व्यवहार करने पर ही माता पिता का ध्यान मिला तो बच्चा सीख लेता है कि ध्यान पाने का यही तरीका है। मनोविश्लेषणात्मक विचार भी बचपन के दर्दनाक अनुभवों को, खासकर माँ के साथ शुरुआती रिश्ते में दिक्कतों को अहम मानते हैं। एक विचार ये भी है कि ये पैटर्न उन लोगों में दिखता है जो खुद को दूसरों के बराबर काबिल नहीं समझते और ध्यान पाने के लिए नाटकीयता का सहारा लेते हैं। इसमें रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म का भी जिक्र है, वो क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, रक्षा तंत्र हमारे मन के अनजाने तरीके हैं जिनसे हम मुश्किल भावनाओं या विचारों का सामना करते हैं। हाँ? एचपीडी वाले लोग कई तरह के रक्षा तंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गंभीर मामलों में वो मुश्किल यादों या भावनाओं को दबा सकते हैं, जिसे रिप्रेशन कहते हैं, या सच्चाई को मानने से इनकार कर सकते हैं, डिनाइल, या खुद को उस स्थिति से भावनात्मक रूप से अलग कर लेते हैं, डिसोसिएशन। तो इसका इलाज भी यकीनन मुश्किल और लंबा होता होगा। अक्सर इसमें कई साल लग सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी पसंद करते हैं ताकि व्यक्ति अपनी दबी हुई भावनाओं को समझ सके। और सीबीटी? हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी बहुत काम आती है। ये व्यक्ति को उसकी नाटकीय सोच, जैसे अगर मैं सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं हूं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, इसको पहचानने और बदलने में मदद करती है। अच्छा। ये उन्हें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने में मदद करती है। हाँ। ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी का क्या रोल है? ग्रुप थेरेपी में व्यक्ति दूसरों के साथ अपने रिश्तों के पैटर्न को देख और समझ सकता है। रोल प्ले जैसी तकनीकों से वे सीख सकते हैं कि कैसे अपनी बात कम नाटकीय तरीके से रखें। फैमिली थेरेपी परिवार वालों को सिखा सकती है कि कैसे वो व्यक्ति की मदद करें बिना उसके नाटकीय व्यवहार को बढ़ावा दिए। अच्छा। उन्हें सिखाया जा सकता है कि कैसे अपनी जरूरतें सीधे तौर पर बताएं, बजाय इसके कि घर में संकट पैदा करके ध्यान खींचा जाए। पर क्या लोग इससे पूरी तरह ठीक हो पाते? ये पर्सनालिटी पैटर्न तो बहुत गहरे होते हैं। हाँ, ये पैटर्न गहरे हैं और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। एचपीडी वाले लोग मदद तो चाहते हैं पर अक्सर इलाज बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि उन्हें जल्दी नतीजे नहीं दिखते या वो किसी और रोमांचक चीज की तरफ बढ़ जाते हैं। इलाज में 1 से 3 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। और रिसर्च भी यही बताती है कि एचपीडी जैसे क्लस्टर बी विकारों में इलाज के नतीजे अक्सर उतने अच्छे नहीं होते और लोग इलाज पूरा नहीं करते। अच्छा, तो अब हमने डीपीडी और एचपीडी दोनों को काफी विस्तार से समझा, लेकिन कई बार शायद कुछ लक्षण मिलते जुलते लग सकते हैं। जैसे आपने कहा, दोनों में ही दूसरों पर निर्भरता या मंजूरी की जरूरत दिख सकती है। तो इनमें फर्क कैसे किया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तुलना करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने निर्भरता की बात की, डीपीडी और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीपीडी दोनों में छोड़े जाने का डर बहुत होता है। हाँ। लेकिन बीपीडी वाला व्यक्ति गुस्से, खालीपन और मांगों से रिएक्ट करता है, जबकि डीपीडी वाला खुशामद करता है, दब जाता है और फौरन किसी नए सहारे की तलाश करता है। और डीपीडी और एचपीडी में निर्भरता का फर्क कैसे दिखता है? दोनों को आश्वासन तो चाहिए। हाँ, दोनों बचकाने लग सकते हैं, लेकिन एचपीडी वाला व्यक्ति ध्यान खींचने के लिए एक्टिवली आकर्षक, मोहक, नाटकीय व्यवहार करता है। वो स्पॉटलाइट चाहता है। जबकि डीपीडी वाला व्यक्ति विनम्र, दब्बू, पीछे रहने वाला होता है। वो सुरक्षा चाहता है। एचपीडी ध्यान पाने के लिए निर्भरता दिखा सकता है, जबकि डीपीडी में निर्भरता ही उसकी मुख्य जरूरत होती है, वो भी खुद पर थोपी हुई। एक और तुलना डीपीडी और अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की है। दोनों में खुद को कम आंकने की भावना होती है। हाँ बिल्कुल, और दोनों आलोचना से बहुत डरते हैं। लेकिन अवॉइडेंट व्यक्ति अपमान और रिजेक्शन के डर से रिश्तों से बचता है, जब तक उसे पूरा यकीन ना हो जाए कि उसे पसंद किया जाएगा। अच्छा। जबकि डीपीडी वाला बचने के बजाय दूसरों से जुड़ने और रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि उसे सहारा मिलता रहे। और एचपीडी और बॉर्डरलाइन पीडी में क्या मुख्य अंतर है? दोनों ही नाटकीय और ध्यान खींचने वाले हो सकते हैं। हाँ, और दोनों में व्यवहार मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, लेकिन बॉर्डरलाइन में एक बहुत तीव्र, चिपकी हुई सी निर्भरता
और रिश्तों में बहुत अस्थिरता दिखती है। जबकि एचपीडी का मुख्य उद्देश्य दूसरों का ध्यान पाना होता है, भले ही रिश्ते उतने गहरे या स्थिर ना हों। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि डीपीडी और एचपीडी दोनों ही व्यक्तित्व के ऐसे पैटर्न हैं जो रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी को काफी मुश्किल बना सकते हैं, पर बहुत अलग-अलग तरीकों से। जी। एक का आधार निर्भरता और डर है, तो दूसरे का नाटकीयता और ध्यान की जरूरत। हाँ, और सबसे अहम बात शायद ये है कि ये जो सोचने, महसूस करने और रिश्ते बनाने के गहरे पैटर्न हैं, ये अक्सर बचपन के अनुभवों से जुड़े होते हैं और हमारे व्यवहार पर अनजाने में असर डालते हैं। इन पैटर्न्स को समझना और पहचानना शायद बदलाव की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जिस पर शायद और सोचा जा सकता है कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में निर्भरता को लेकर या भावनाओं को खुलकर जताने को लेकर जो मान्यताएं हैं, जो नॉर्म्स हैं, हाँ। क्या वो इन पैटर्न के दिखने या समझे जाने के तरीके पर असर डालती होंगी? मतलब अलग-अलग संस्कृतियों में शायद इनकी अभिव्यक्ति और इनको लेकर समाज का रवैया अलग-अलग हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, बिल्कुल सोचने लायक बात है।